हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 3 पार्ट 5। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे C.I. बर्नार्ड के विचार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चेस्टर इरविन बर्नार्ड 1886 से 1961 ने MP फॉलेट द्वारा शुरू की गई सिद्धांत को और विकसित किया। उन्होंने भी संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा। संगठन को किस रूप में देखा उन्होंने? तो सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा, जिन्हें सामाजिक व्यवस्था स्कूल का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। चेस्टर बर्नार्ड को क्या कहा जाता है? तो सामाजिक व्यवस्था स्कूल के आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था की नींव डाली थी। बर्नार्ड को लोक प्रशासन में व्यवहारवादी आंदोलन के अग्रणियों में से एक माना जाता है। दरअसल वे पहले पूर्ण व्यवहारवादी हैं। उन्हें प्रशासन और प्रबंधन के सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों पर जोर दिया। उनके लिए प्रशासन एक सहकारी सामाजिक कार्यवाही है। बर्नार्ड के विचारों ने हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत, क्रिस और ग्रिस रेक्टिसलिक्टस, डगलस मैग्रेगर के नव मानव संबंधी, इब्राहिम मास्लो और फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के प्रेरणा सिद्धांत, फिलिप सेल्जनिक के संस्थागत मॉडल और सांगठनिक विश्लेषण के व्यवस्था उपागम को प्रभावित किया। सांगठनिक व्यवहार की समझ में बर्नार्ड का योगदान प्रशासनिक चिंतन के विचार के अहम मील के पत्थरों में से एक है। उनकी रचनाएं द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 और ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट 1948 शामिल है। बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित मुख्य अवधारणा और सिद्धांत निम्न है। कौन कौन सी अवधारणा है? वे कहते हैं कि एक सहकारी व्यवस्था के रूप में औपचारिक संगठन, एक सहकारी व्यवस्था के रूप में औपचारिक संगठन। बर्नार्ड ने संगठन को दो या अधिक व्यक्तियों के सोचे समझे तौर पर समन्वित गतिविधियों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। जो संगठन है उसको कितने में भाग किया है? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सोचे समझे तौर पर समन्वित गतिविधियों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि कोई संगठन तब अस्तित्व में आता है जब लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाने में सक्षम हों और एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे की मदद करने के इच्छुक हो। अतः बर्नार्ड के अनुसार संगठन के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व हैं इनके? संचार, सहकारी सेवा की इच्छा और समान प्रयोजन यानी उद्देश्य। ये इनके संगठन के 3 उद्देश्य हैं। एक नरसैंगिक व्यवस्था के रूप में अनौपचारिक संगठन। बर्नार्ड ने अनौपचारिक संगठन को व्यक्तिगत संपर्कों के योग और लोगों के संघीय समूह के रूप में परिभाषित किया है। वे मानते थे कि अनौपचारिक संगठन नरसैंगिक संगठन होते हैं और जो औपचारिक संगठन है वे कृत्रिम होते हैं, जो जन्म देते हैं। दोनों ही संगठन अनिवार्य रूप से सह अस्तित्व में रहते हैं। बर्नार्ड के अनुसार औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठनों द्वारा जीवंत और परीक्षित होते हैं जो ये काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं? तो सबसे पहला है उन अमूर्त तत्वों, मतों, सुझावों, संदेहों का संचार जो बिना मुद्दा बने औपचारिक रास्तों से नहीं गुजर सकते। सेकंड है सेवा करने की इच्छा और वस्तुगत प्राधिकार की स्थिरता को नियंत्रित करने
करके संगठन की अखंडता को कायम रखना, यानी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और एकीकरण करना। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत अखंडता, आत्मसम्मान और स्वतंत्र चयन के एहसास को बनाए रखना। बर्नार्ड अनौपचारिक संगठन को व्यक्तियों के व्यक्तित्व को औपचारिक संगठन के उन प्रभावों के विरुद्ध कायम रखने के माध्यम के रूप में देखते हैं जो व्यक्तित्व का विघटन करते हैं। योगदान संतुष्टि संतुलन का सिद्धांत। बर्नार्ड के अनुसार एक संगठन का जीवित बने रहना इसके भागीदारों के योगदानों और संतुष्टि के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। भागीदार संगठन में योगदान करते हैं, संगठन भागीदारों को संतुष्टि देता है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत भागीदार संगठन में तभी तक रहेगा जब तक उसके प्रोत्साहन उसके योगदानों पर भारी पड़े, यानी व्यक्तित्व संतुष्टि के अर्थों में। दूसरे शब्दों में कहें तो संगठन तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें ये क्षमता होती है कि वह व्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रभावी प्रोत्साहन दे सके हैं। अतः बर्नार्ड ने क्लासिकीय आर्थिक मनुष्य अवधारणा को खारिज कर दिया और संगठन में लोगों की प्रेरणा के संबंध में मानव संबंधवादियों के साथ मोटे तौर पर सहमति जताई। उन्होंने 4 विशिष्ट प्रेरणाओं के लिए संतुष्टि के 4 स्रोतों की खोज की। कौन कौन से 4 स्रोत हैं? तो सबसे पहला है भौतिक प्रेरणा, जैसे धन, सबसे जरूरी है धन। उपाधि के लिए व्यक्तित्व गैर भौतिक अवसर, कि कोई सी भी उपाधि हो उसके लिए एक अवसर पहले मिलना जरूरी है। काम की वांछित भौतिक स्थितियाँ, आदर्श कल्याण जैसे कामगारी का गौरव आदि। यानी किंतु बर्नार्ड ने कहा कि आजीविका स्तर से आगे भौतिक प्रेरणा अप्रभावी होती है। उनके 4 प्रकार है, सामान्य प्रोत्साहक भी बताए हैं। वे हैं कौन कौन से 4 प्रकार हैं इनके? तो सहयोगियों के साथ अनुकूलता पर आधारित जुड़ा हुआ आकर्षण। सेकंड है आदत में ढली पद्धतियों और दृष्टिकोणों के अनुसार काम करने की स्थितियों का अनुकूलन। थर्ड है घटनाओं के दौरान बढ़ी हुई भागीदारी के एहसास का अवसर। फोर्थ है दूसरों के साथ संपर्क संचार की स्थितियाँ, सामाजिक संबंधों में व्यक्तिगत आराम पर आधारित स्थिति। अब हम पढ़ेंगे प्राधिकार का स्वीकृत सिद्धांत क्या है। तो बर्नार्ड ने वेबर व फ्योल द्वारा समर्पित प्राधिकार के पारंपरिक यानी क्लासिकीय और स्थितिगत या औपचारिक जो सिद्धांत है को खारिज कर दिया, उसे खारिज कर दिया। उन्होंने प्राधिकार के स्वीकृत सिद्धांत की वकालत की। इस सिद्धांत के अनुसार श्रेष्ठ के प्राधिकार की वैधता का आधार अधीनस्थ द्वारा इसकी स्वीकार्यता, अर्थात श्रेष्ठ प्राधिकार का प्रयोग तभी तक कर सकता है जब तक वह अधीनस्थ द्वारा स्वीकारा जाता हो। यानी बर्नार्ड प्राधिकार की किसी औपचारिक संगठन में संचार क्रम के चरित्र के रूप में परिभाषित करते हैं। जो बर्नार्ड है प्राधिकार को किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो औपचारिक संगठन के संचार के चरित्र के रूप में उसे परिभाषित करते हैं। इसकी बदौलत यह संगठन के सहायक या सदस्य द्वारा उन कामों के निर्धारक या संचालक के रूप में स्वीकारा जाता है जिन्हें वह संगठन के संबंध में करता है या नहीं करता है। बर्नार्ड ने कहा कि कोई अधीनस्थ किसी संचार को प्राधिकृत तभी मानेगा जब निम्न 4 शर्तें एक साथ पूरी होगी। सबसे पहला है जब वह संचार समझता हो यानी बोधगम्य मानता हो। सेकंड है जब संगठन के उद्देश्य में संचार असंगत हो।
थर्ड है जब पूर्ण रूप से संचार उसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल हो। फोर्थ है जब वह संचार के अनुसार कार्य करने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से सक्षम हो, अर्थात सुगमता हो उसमें। बर्नार्ड के अनुसार प्राधिकार की स्वीकार्यता को संगठन के किसी भागीदार के तटस्थता के क्षेत्र में सहायता मिलती है। उन्होंने क्या कहा कि जब तक आदेश इस क्षेत्र में पड़ेंगे तब तक वे माने जाएंगे, अर्थात अंततः कार्यकारियों को इस क्षेत्र में पड़ने वाले आदेश ही देना चाहिए। तटस्थता के क्षेत्र की सीमा योगदान संतुष्टि संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। संचार के सिद्धांत क्या है? संचार के सिद्धांत तो बर्नार्ड ने संचार के 7 सिद्धांत बताए हैं जो कि संगठन के वस्तुगत प्राधिकार को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है संचार के मार्ग निर्धारित होने चाहिए। सेकंड है संगठन के हर व्यक्ति के पास संचार का एक निर्धारित औपचारिक मार्ग होना चाहिए। थर्ड है संचार की रेखा को जितना संभव हो प्रत्यक्ष और छोटा होना चाहिए। फोर्थ है संचार केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों की योग्यता पर्याप्त होनी चाहिए। फिफ्थ है संचार की पूर्ण औपचारिक रेखा का सामान्यतः पालन होना चाहिए। सिक्स्थ है संगठन के काम करते समय संचार की रेखा में बाधा नहीं आनी चाहिए। सेवंथ है हर संचार प्रभावित होना चाहिए। निर्णय निर्माण में रणनीतिक कारक। बर्नार्ड ने निर्णय निर्माण के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने व्यक्तिगत निर्णय निर्माण के बजाय सांगठनिक निर्णय निर्माण पर जोर दिया। सांगठनिक निर्णय निर्माण सोचे समझे आंकलन और चिंतन का नतीजा है, जबकि व्यक्तिगत निर्णय निर्माण अचेतन स्वतः स्फूर्ति और प्रतिक्रियाशील कारकों का नतीजा है। इस प्रकार संगठन द्वारा लिए गए निर्णय ज़्यादा तर्कसंगत और तार्किक होते हैं बजाय व्यक्तियों द्वारा लिए गए व्यक्तिगत निर्णय के। बर्नार्ड ने कहा कि किसी निर्णय निर्माता को संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक तथ्यों अंगों को अप्रासंगिक और नकारात्मक तथ्यों से अलग करना चाहिए। इसके लिए स्थितियों का विश्लेषण कर रणनीतिक कारक की तलाश निर्धारण की जरूरत होती है। इन कारकों को नियंत्रित और परिवर्तित किया जाना चाहिए क्योंकि वे सांगठनिक निर्णय निर्माण को प्रभावित करते हैं। अब है कार्यकारी कार्य। बर्नार्ड ने टिप्पणी की कि कार्यपालिकाओं के काम किसी संगठन की जीवंतता और सहनशीलता के लिए जरूरी सभी कामों से उस हद तक जुड़े होते हैं जिस हद तक उन्हें औपचारिक तालमेल के जरिए पूरा किया जाना चाहिए, तभी तक उस कार्य तक वो जुड़े होते हैं। कार्यकारी कार्य संगठन के नहीं होते, किंतु यह वह विशिष्टीकृत काम है जो संगठन को सक्रिय बनाए रखते हैं। उन्होंने निम्न 3 कामों को कार्यपालिका के मूल कार्य माना है। कौन कौन से 3 काम हैं? तो पहला है संगठन में संचार तंत्र को स्थापित करना और बनाए रखना। जो संगठन है उसमें संचार तंत्र को स्थापित करना और बनाए रखना। सेकंड है अधीनस्थों को सांगठनिक उद्देश्य के लिए मेहनत के लिए प्रेरित करके उनसे मूल प्रयास और सेवाएं सुरक्षित करना। थर्ड है प्रयोजन और उद्देश्यों का निर्धारण और परिभाषण। थर्ड क्या है? प्रयोजन और उद्देश्यों का निर्धारण और परिभाषण। हर्बर्ट साइमन ने अपनी सीमित तार्किक मॉडल के जरिए बर्नार्ड के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने अधिक व्यवहार की
जगह संतोषकारी व्यवहार की वकालत की। अधिकाधिक व्यवहार की वकालत वेबर, फेयोल, टेलर आदि जैसे क्लासिकीय चिंतकों ने की। प्रशासनिक अध्ययन में वह व्यवहारवादी उपागम के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल हम पढ़ेंगे हाथों प्रयोग के बारे में। धन्यवाद।